हेलो स्टूडेंट। बायोटेक के अपने इस चैप्टर में अब तक हमने एक इंट्रोडक्टरी पार्ट लिया कि हमें इस चैप्टर में रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी और जीन ट्रांसफ़र टेक्निक समझनी है। तो इनिशियली किस तरह से ये चीज़ें स्टार्ट हुई, क्या इसकी बेसिक थीम है कि एक ऑर्गेनिज्म का हम उसके सेल में से जीन निकालेंगे, फिर उसको एक वेक्टर डीएनए की हेल्प से किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म में ट्रांसफ़र करेंगे। ठीक है। अब वो ऑर्गेनिज्म यूनिसेलुलर हो सकता है या मल्टी सेलुलर। अगर वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है तो बस उसको फिर आगे कल्चर करेंगे, मेंटेन करेंगे और जो जीन हमने उसमें ट्रांसफ़र किया है उसका प्रोटीन प्रोडक्ट ऑब्टेन करेंगे लार्ज स्केल पर। क्योंकि हम जो जीन ट्रांसफ़र करते हैं वो बड़ा यूज़फुल जीन होता है, उसका प्रोडक्ट हमें लार्ज स्केल पर चाहिए होता है। इट माइट बी ए मेडिसिन और समथिंग एल्स। ठीक है। और अगर ऑर्गेनिज्म मल्टी सेलुलर होता है तो एक सेल में जीन ट्रांसफ़र होता है, फिर हम उस सेल से पूरा ऑर्गेनिज्म बनाते हैं क्लोनिंग के थ्रू, एंड दैट इज़ कॉल्ड जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, GMO। तो ये मैंने एक आउटलाइन बताई थी कि किस तरह से रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी वर्क करती है। हमने ये भी कहा था कि ये आइडिया, ये थीम काफ़ी पुरानी है, लेकिन इस काम को हम कभी कर नहीं पाए। इसमें प्रॉब्लम आती थी कि एक सेल में से एक पर्टिकुलर जीन को आइसोलेट कैसे करें। ठीक है। और एक वेक्टर की हमारे पास प्रॉब्लम रहती थी कि आखिर ऐसा कौन सा डीएनए जो उसको लेके चला जाए। और तभी मैंने कहा था कि दो ऐसी मेजर डिस्कवरी हुई जिसने इस टेक्निक को पॉसिबल बनाया। 1960 से 1972 के बीच एक तो एक स्पेशल एंजाइम रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम डिस्कवर हुआ, जिससे हम पर्टिकुलर किसी सेल के डीएनए में से एक जीन कट करके निकाल सकते हैं। और इसके अलावा प्लाज्मिड के नाम से एक एडिशनल डीएनए की डिस्कवरी हुई बैक्टीरिया में। बैक्टीरिया का ये डीएनए प्लाज्मिड सेल में आराम से चला भी जाता है, निकल भी जाता है, एंड इट कैन बिहेव लाइक ए वेक्टर। और ये डिस्कवरी होने के बाद ही रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्निक या जीन ट्रांसफ़र की पॉसिबिलिटी बनी। ठीक है। उसके बाद हमने बताया था कि कोहेन एंड बोयर ने पहली बार दो अलग अलग बैक्टीरिया के डीएनए को जोड़कर RDNA बनाया गया। मैंने आपको NCERT भी रीड करके बताई। इससे पहले हमने ओल्ड बायोटेक्नोलॉजी, मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी और मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी की क्या बेसिक प्रिंसिपल्स हैं, रिकॉम्बिनेंट ऑर्गेनिज्म बनाना और उसके बाद उसको मेंटेन करना, ये सारी बातें हमने NCERT से भी डिस्कस की। ठीक है। फाइनली पॉल बर्ग ने सक्सेसफुली वायरस का एक जीन E. coli में ट्रांसफ़र किया। तो ये हमारे रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्निक का एक इनिशियल इंट्रोडक्शन था। आगे बढ़ते हैं। अब इस चैप्टर के अंदर देखिए, हमें इस प्रिंसिपल और प्रोसेस के चैप्टर में रिकॉम्बिनेंट डीएनए कैसे बनता है, कैसे उसको ट्रांसफ़र करते हैं, यही टेक्निक समझनी है। तो इस पूरे पार्ट को समझने के लिए NCERT ने भी चैप्टर के दो पार्ट कर रखे हैं। हम भी इस टेक्निक को समझने के लिए इसके दो हिस्से करेंगे। सबसे पहला तो कि इस पूरे प्रोसेस में काम आने वाली टूल्स क्या क्या हैं, कि RDNA बनाना, ट्रांसफ़र वगैरह में क्या टूल्स चाहिएंगे, और फिर हमारा प्रोसीजर क्या रहेगा। तो नॉर्मली किसी भी टेक्निक को पढ़ने का यही एक सही तरीका होता है कि पहले आप उसकी टूल समझ लें कि आपको क्या क्या चीज़ें यूज़ करनी पड़ेंगी, और फिर उसका पूरा प्रोसीजर समझें। ठीक है। इसीलिए आप देखें, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्निक इज स्टडीड अंडर 2 सेक्शन। आपका पूरा NCERT का चैप्टर भी इनिशियल इंट्रोडक्शन के बाद दो हिस्सों में बटा हुआ है। वन इज द टूल्स रिक्वायर्ड फॉर द टेक्निक एंड अनदर वन इज द प्रोसीजर फॉर द RDNA फॉर्मेशन एंड जीन ट्रांसफर। तो क्या क्या टूल्स चाहिए और क्या क्या प्रोसीजर रहेगा, ये दो हिस्से रहेंगे हमारे। अब हम इसमें सबसे पहला हिस्सा शुरू करेंगे टूल्स, कि हमें कौन कौन से टूल्स, क्या क्या चीज़ें चाहिए। अगर हम बात करें तो ओवरऑल हमें यहाँ अलग अलग तरह के 4 टूल्स की ज़रूरत पड़ती है। टूल्स रिक्वायर्ड, सबसे पहला पार्ट शुरू करेंगे। 4 टाइप्स ऑफ टूल्स आर रिक्वायर्ड इन दिस टेक्निक। और ये 4 टाइप के टूल क्या क्या हैं। सबसे पहले है एंजाइम्स। अलग अलग कई सारे कामों के लिए हमें एंजाइम की ज़रूरत पड़ेगी। सो वी नीड एंजाइम्स। देन वी नीड वेक्टर डीएनए। ठीक है। एंजाइम्स में सारा काम एंजाइम के थ्रू होता है। ठीक है। तो एंजाइम तो हमें चाहिए, चाहे इसमें रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस हो या दूसरे भी। एंजाइम की हेल्प से ही हम सेल में से जीन को निकालेंगे भी। ठीक है। फिर हमें चाहिए वेक्टर डीएनए। तो वेक्टर डीएनए क्या है? दरअसल वेक्टर डीएनए वो डीएनए है जो हमारे डिजायर्ड जीन को लेके जाएगा। डिजायर्ड जीन कौन है? जिसे हमें ट्रांसफर करना, एक ऑर्गेनिज्म से दूसरा ऑर्गेनिज्म, वेक्टर उसको लेके जाएगा। इसको व्हीकल डीएनए, वेक्टर डीएनए कहते हैं। देन पैसेंजर डीएनए। पैसेंजर किसको बोलते हैं? जाने वाले को। पैसेंजर डीएनए इज एक्चुअली अवर डिजायर्ड जीन। ठीक है। तो पैसेंजर डीएनए तो वास्तव में डिजायर्ड जीन ही है, इसी का दूसरा नाम है। डिजायर्ड जीन को कई तरह के नाम से हम जानते हैं। इट इज द डिजायर्ड जीन। ठीक है। तो वेरियस एंजाइम की हेल्प से हम पैसेंजर डीएनए को ऑब्टेन करेंगे।
फिर इस पैसेंजर डीएनए को वेक्टर डीएनए के साथ कंबाइन करेंगे, तो वेक्टर डीएनए और पैसेंजर डीएनए को कंबाइन करेंगे, दो अलग अलग डीएनए को कंबाइन करेंगे तो ये बनेगा आरडीएनए, रिकॉम्बिनेंट डीएनए। और अब इस आरडीएनए को हमें जिसमें भेजना है, जिस सेल में हमें इसको भेजना है, दैट इज कॉल्ड होस्ट सेल। होस्ट सेल वो सेल्स हैं, उस ऑर्गेनिज्म की सेल है जिसमें फाइनली हमें जीन पहुंचाना है। तो इस तरह से हमें 4 टाइप के टूल्स की जरूरत पड़ेगी, एंजाइम्स, वेक्टर डीएनए, पैसेंजर डीएनए एंड होस्ट सेल। अब हम 1 बाय 1 एक एक करके बोलेंगे। सबसे पहले हम एंजाइम शुरू करेंगे, ठीक है। सो फर्स्ट पार्ट ऑफ द टूल्स विल बी एंजाइम्स। अब देखिए यूँ तो छोटे छोटे कई तरह के एंजाइम्स की ज़रूरत पड़ सकती है, बट ब्रॉड फंक्शनिंग के बेस पर अगर हम बात करें तो इन एंजाइम्स में हम 5 मेन कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। 5 टाइप्स ऑफ मेन एंजाइम्स आर रिक्वायर्ड, ठीक है। इनको हमने फंक्शंस के अकॉर्डिंग कैटेगराइज कर लिया। 1 इज द लाइजिंग एंजाइम, ठीक है। लाइजिंग एंजाइम जो सेल का ब्रेक डाउन करते हैं, लाइसिस करते हैं, क्योंकि आपको सेल में से डीएनए निकालना है तो सेल को ब्रेक करना पड़ेगा। फिर उसके बाद एक क्लीविंग एंजाइम। क्लीविंग एंजाइम जो होते हैं वो डीएनए कट करने वाले होते हैं। आपने सेल को ब्रेक करके डीएनए निकाल लिया, अब डीएनए को काटोगे क्योंकि आपको पूरा डीएनए थोड़ी चाहिए, आपको तो एक जीन चाहिए, तो डीएनए कट करने वाले एंजाइम क्लीविंग एंजाइम है। फिर है सिंथेसाइजिंग एंजाइम, ये भी कई बार जरूरत पड़ेगी, ये डीएनए को सिंथेसाइज करने के लिए चाहिए, तो समटाइम हमें डीएनए खुद बनाना भी पड़ सकता है, तो सिंथेसाइजिंग एंजाइम। देन जॉइनिंग एंजाइम, जो डीएनए के सेगमेंट को जोड़ रहे हैं, जब आप कट कर रहे हो तो जोड़ना भी पड़ता है, तो जॉइनिंग एंजाइम। और उसके अलावा और भी दूसरे अदर एडिशनल एक्टिविटी जो भी हैं उनके अदर एंजाइम। तो हम अपने पूरे एंजाइम्स को 5 अलग अलग कैटेगरी में, जो इस टेक्निक में यूज होते हैं, 5 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। लाइजिंग एंजाइम, क्लीविंग एंजाइम, सिंथेसाइजिंग एंजाइम, जॉइनिंग एंजाइम एंड रिमेनिंग अदर एंजाइम्स, ठीक है। हम इनके 1 बाय 1 एग्जाम्पल लेंगे, ठीक है। एक एक करके लेते हैं। जैसे मैंने सबसे पहले लिख रखा लाइजिंग एंजाइम, ये एंजाइम किस काम आते हैं और इसके मेन एग्जाम्पल, बस उससे ज़्यादा हमें डिटेल में नहीं जाना है, क्योंकि ये सारे एंजाइम आपके दूसरे टॉपिक में भी कहीं ना कहीं आप पढ़ते हैं। तो लाइजिंग एंजाइम कौन से? दीज आर रिक्वायर्ड फॉर लाइसिस ऑफ सेल्स, सेल के लाइसिस के लिए। सेल लाइसिस मीन्स ब्रेक डाउन, सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल ब्रेक करके उसका प्रोटोप्लाज्म बाहर निकालते हैं, ठीक है। अब ये लाइजिंग एंजाइम अलग अलग सेल के लिए अलग अलग लेने पड़ेंगे। जैसे कुछ एग्जांपल देखिए, लाइसोजाइम। लाइसोजाइम क्या है? बैक्टीरिया की सेल वॉल को डाइजेस्ट कर देता है, तो आप लाइसोजाइम यूज़ करोगे, बैक्टीरिया की सेल वॉल ब्रेक हो जाएगी, बैक्टीरिया का लाइसिस हो जाता है। तो लाइसोजाइम आपको किसके लिए यूज़ करना है? बैक्टीरिया के लिए। तो अगर आपको बैक्टीरिया में से जीन निकालना है तो लाइसोजाइम यूज़ करेंगे। ये डायरेक्ट एग्जाम में आ चुका है लाइसोजाइम, इनमें से 2-3 क्वेश्चन आ चुके हैं अलग अलग तरह के। देन काइटिनेज। अब काइटिनेज कॉमन सेंस की बात है, काइटिन किसकी सेल वॉल में होता है? फंगस में। तो फंजाई की सेल को अगर हमें ब्रेक करना है तो हमें काइटिनेज यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। देन उसके बाद सेल्यूलेज एंड पैक्टिनेज, ये किसके लिए रहेगा? प्लांट सेल के लिए। प्लांट में सेल्यूलोज की है तो सेल्यूलेज पैक्टिनेज हम प्लांट सेल वॉल डाइजेस्ट करेंगे, ठीक है। इसके अलावा प्रोटीज, लाइपेज तो कॉमन वे में यूज होते हैं, जैसे एनिमल सेल्स में या और भी बाकी सेल्स में। सेल मेम्ब्रेन को ब्रेक करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? प्रोटीएज, लाइपेज, ये यूज करने पड़ेगा। सो फॉर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल वी नीड डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइसिंग एंजाइम्स। लाइसोजाइम पर क्वेश्चन आ चुका है, सेल्यूलेज पैक्टिनेज पर क्वेश्चन आ चुका है। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि इनकी सेल के लाइसिस के लिए हम कौन सा एंजाइम यूज करेंगे, ठीक है। तो लाइजिंग एंजाइम सेल लाइसिस के लिए, जिससे कि हम सेल ब्रेक करके उसका प्रोटोप्लाज्म निकाल लें। एंड डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ सेल वी हैव टू यूज द वेरियस एंजाइम्स, ठीक है। इनके नाम ध्यान रखने आपको। उसके बाद में आता है सेकंड वन, क्लीविंग एंजाइम। पूरे एंजाइम्स में सबसे इंपॉर्टेंट एंजाइम है क्लीविंग एंजाइम। क्लीविंग एंजाइम जो है ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है। ये किस लिए चाहिए? दीज आर रिक्वायर्ड फॉर कटिंग ऑफ डीएनए, ठीक है। डीएनए कट करने वाले एंजाइम क्लीविंग एंजाइम, ठीक है। और पूरे जितने एंजाइम्स की 5 कैटेगरी उसमें सबसे इंपॉर्टेंट ये डीएनए, क्योंकि डीएनए कट करके एक पर्टिकुलर जीन को हमें निकाल के देंगे, ठीक है। वैसे डीएनए कट करने वाले ओवरऑल 2 तरह के एंजाइम्स होते हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एंजाइम ऑफ डीएनए कटिंग। तो डीएनए कट करने वाले 2 तरह के एंजाइम होते हैं, एक होता है एक्सोन्यूक्लियस और एक एंडोन्यूक्लियस। ये नाम मैंने भी पहले कहीं आपको बताया होगा, एक्सोन्यूक्लियस, एंडोन्यूक्लियस, ठीक है। अब इनमें आप देखिए, एक्सो का मतलब क्या है? आउटसाइड, एंडो मतलब इनसाइड। इसी से इनका फंक्शन समझ में आता है। एक्सोन्यूक्लियस जो है कट्स डीएनए एट टर्मिनल एंड, ये डीएनए को टर्मिनल एंड पर कट करता है। जैसे मैंने ये डबल स्टैंडर्ड डीएनए बना रखा है, तो इस डबल स्टैंडर्ड डीएनए में यहाँ कट किया और यहाँ कट किया,
बिल्कुल किनारे पर, मार्जिन्स पर, ठीक है। ये एंड पर कट करते हैं और ये जो है ये हमारे लिए ज़्यादा यूजफुल नहीं होगा। ये एंड है, मान लो जैसे ये 5 एंड 3 एंड, ये 5 एंड, इधर 3 एंड, तो ये जो है ये केवल एंड पर कट करते हैं। अब देखिए हमें तो हमारा पर्पस क्या है, हमें डीएनए में से एक जीन निकालना है, तो जीन तो बीच में कहीं होगा ना। अगर कोई एंजाइम डीएनए को केवल एंड पर जाकर कट कर रहा है, एक्सोन्यूक्लियस, तो ये हमारे काम नहीं आएगा, इससे हमें डिजायर्ड जीन नहीं मिलेगा। इसलिए आपकी इस पूरी टेक्निक में एक्सोन्यूक्लियस तो काम के नेचुरल एंजाइम है, लेकिन हमारे रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्निक में एक्सोन्यूक्लियस का ज़्यादा यूज नहीं है। इट इज़ नॉट सो यूजफुल बिकॉज इट कट्स डीएनए टर्मिनल एंड वी कांट ऑब्टेन आवर डिजायर्ड जीन बाय कटिंग डीएनए टर्मिनल एंड, ठीक है। फिर दूसरी कैटेगरी होती है एंडोन्यूक्लियस। एंडोन्यूक्लियस विच कट्स डीएनए इंटरमीडिएट प्लेसेस, बीच में से कहीं से भी कट करेंगे, ये इंटरमीडिएट प्लेसेस में कट करेंगे और यही हमारे ज़्यादातर यूज होंगे। अब जैसे ये डबल स्टैंडर्ड डीएनए है और ये बीच में से कट करता है, वो बता रखा है। तो जो बीच में कट करेगा वही तो वास्तव में जीन निकाल के देगा, और इसीलिए रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्निक में हम एंडोन्यूक्लियस एंजाइम यूज करेंगे, एक्सोन्यूक्लियस नहीं। ये पूछा भी जाता है कि एक्सोन्यूक्लियस क्यों काम नहीं आते हैं, क्योंकि एक्सोन्यूक्लियस केवल आउटर साइड पर, एंड पर कट करते हैं, जिससे हमें जीन नहीं मिलेगा। अच्छा, एंडोन्यूक्लियस में भी अलग अलग कैटेगरी, और इस एंडोन्यूक्लियस में हमें एक स्पेशल कैटेगरी मिली, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम। और ये रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम न केवल डीएनए को बीच में से काटता है, बल्कि कटिंग भी एक स्पेसिफिक साइट पे ही करता है, साइट स्पेसिफिक कटिंग, ठीक है। और ये इतने स्पेसिफिक हैं कि साइट होगी तो ही कट करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे, और इसी तरह के एंजाइम से हमें जीन मिलेगा। तो एंडोन्यूक्लियस में भी कौन सा एंडोन्यूक्लियस यूज करेंगे, तो स्पेशल टाइप ऑफ एंडोन्यूक्लियस, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम इज यूज्ड, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम। और यही एंजाइम हमें डिटेल से पढ़ना है। एनसीईआरटी ने तो बाकी एंजाइम का तो जिक्र ही नहीं किया है, उन्होंने तो केवल रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस समझाया। मैंने अभी शुरू में भी आपको कहा था कि रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम की डिस्कवरी के बाद ही हम इस टेक्निक को पॉसिबली कर पाए, ठीक है। ये एंजाइम है जो हमें अपने डिजायर्ड जीन को कट करके लाएगा। इसको तो पूरा हम अलग से डिटेल में भी पढ़ेंगे क्या है और किस तरह से काम करता है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, क्योंकि ये डीएनए कट करता है। इसका एक निकनेम और ध्यान रखना, इट इज कॉल्ड एज मॉलिक्यूलर सीजर। सीजर का क्या मतलब है, कैंची। तो ये मॉलिक्यूलर सीजर केमिकल सीजर कहलाता है, सीजर की तरह है, डीएनए कट करता है, तो इसको मॉलिक्यूलर सीजर भी कहते हैं, ठीक है। अब बाकी और डिटेल रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का हम अलग से लेंगे, पहले हम एक बार ये पांचों टाइप के जो एंजाइम की कैटेगरीज है उनको समझ लें। तो हमारी दो कैटेगरी हो गई, पहला हो गया लाइसिंग एंजाइम और दूसरा हो गया क्लीविंग एंजाइम, ठीक है। उसके बाद जो बचे हुए और जो कैटेगरीज हैं, नेक्स्ट वन इज सिंथेसाइजिंग एंजाइम। सिंथेसाइजिंग एंजाइम क्या है, दीज आर द एंजाइम्स रिक्वायर्ड फॉर सिंथेसिस ऑफ डीएनए, जो डीएनए सिंथेसिस में काम आते हैं। अभी आगे प्रोसीजर में हम देखेंगे कहाँ जरूरत पड़ेगी डीएनए सिंथेसिस की। अब डीएनए सिंथेसिस करने वाले एंजाइम जो सेल में है वही हम यूज करते हैं, और नेचर में डीएनए सिंथेसिस करने वाले एंजाइम दो तरह के हैं। वन इज द डीएनए पॉलीमरेज, जो डीएनए के टेम्पलेट से डीएनए बनाता है, डीएनए से डीएनए बनाता है, डीएनए पॉलीमरेज। ये पूरा नाम अगर बोले तो डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में बताया जाता है। तो एक तो डीएनए से डीएनए बनाए, क्योंकि देखो कभी भी आप जब ये सिंथेसाइजिंग एंजाइम होगा तो डीएनए के लिए टेम्पलेट तो चाहिएगा, सामने एक टेम्पलेट स्ट्रैंड होगा तभी तो मुझसे बना पाएंगे, तो डीएनए से डीएनए बनाएंगे, तो डीएनए पॉलीमरेज। आजकल हम आरएनए से भी डीएनए बना पा रहे हैं, जब से रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन डिस्कवर हुआ है, ठीक है। तो अब रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, एक और एंजाइम कौन सा, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, जो आरएनए से डीएनए बनाता है, ठीक है। ये दो एंजाइम, इन दोनों का अगर कंप्लीट नेम देखें तो इस फर्स्ट वाले का क्या नाम हो, जो डीएनए से डीएनए बना रहा है, डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। और रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज का दूसरा नाम क्या है, आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज, वो आरएनए से डीएनए बनाता है। तो ये वही दो एंजाइम हैं जो सेल में भी डीएनए सिंथेसिस में काम आते हैं। हम बायोटेक में भी उन्हीं को लेंगे जब हमें कभी भी डीएनए सिंथेसिस की जरूरत पड़ेगी। तो ये सिंथेसाइजिंग एंजाइम है। बस आपको ये ध्यान रखना है कौन सा एंजाइम किस काम के लिए है और उसके एग्जाम्पल कौन से। देन उसके बाद में है ज्वाइनिंग एंजाइम, ये और भी सिंपलेस्ट है। ज्वाइनिंग एंजाइम कौन से, फॉर द ज्वाइनिंग ऑफ डीएनए सेगमेंट, और डीएनए सेगमेंट डीएनए को ज्वाइन करने वाला एक ही एंजाइम है, सभी हम जानते हैं, डीएनए लाइगेज। लाइगेज डीएनए को ज्वाइन करता है। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस कट करता है, तो उसका कट किया हुआ अगर दोबारा जोड़ना है तो जोड़ेंगे किससे, लाइगेज से। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस क्योंकि कट करता है तो उसको कहा था मॉलिक्यूलर सीजर, ठीक है।
तो ये क्योंकि ज्वाइन करता है तो इसको क्या कहेंगे, मॉलिक्यूलर ग्लू, मॉलिक्यूलर गम, ठीक है, मॉलिक्यूलर ग्लू, मॉलिक्यूलर गम। ये गोंद की तरह चिपकाने का काम, जोड़ने का काम करता है। ये दोनों चीजें आ चुकी कि विच एंजाइम इज कॉल्ड मॉलिक्यूलर सीजर, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, याद रखना। विच एंजाइम इज कॉल्ड मॉलिक्यूलर ग्लू, मॉलिक्यूलर गम, डीएनए लाइगेज, ठीक है। ये दोनों अपोजिट वे में काम करते हैं, एक कट करता है, एक जोड़ता है। नाउ ये तो होगी 4 कैटेगरी हमारी, एंड द लास्ट वन इज द अदर एंजाइम। अब अदर एंजाइम में यूं तो खैर छोटे छोटे कई तरह के एंजाइम, हम इसमें एक एंजाइम डिस्कस करेंगे जो पूछा गया हमसे। अदर एंजाइम हम लेंगे एल्कलाइन फॉस्फेटेज। बहुत स्पेसिफिक एंजाइम है, कभी कभार काम आता है। एल्कलाइन फॉस्फेटेज, एल्कलाइन फॉस्फेटेज क्या करता है, फॉस्फेटेज एंजाइम में ये फॉस्फेट हटाने का काम करता है। इट रिमूव्स फॉस्फेट ग्रुप फ्रॉम डीएनए। अब आपको पता होना चाहिए कि डीएनए में फॉस्फेट ग्रुप कहाँ है, कौन से एंड पर है, 3rd एंड या 5 एंड पर। तो ये पहले तो हमें पता होना चाहिए कि फॉस्फेट ग्रुप किधर है, क्योंकि ये फॉस्फेट ग्रुप हटाने का काम करता है। फॉस्फेट ग्रुप हमेशा 5th एंड पर होता है, 5th का आगमन पर ही फॉस्फेट लगता है, ठीक है। तो इट रिमूव्स फॉस्फेट ग्रुप फ्रॉम 5th एंड ऑफ डीएनए। डीएनए के 5th एंड से फॉस्फेट हटाने का काम एल्कलाइन फॉस्फेट का टू द पॉइंट एक्शन तो यही है। अब हम इसका यूज क्या करते हैं, बायोटेक में ये कभी कभी काम आता है। और किस पर्पज से काम आता है, इट इज यूज टू प्रिवेंट recircularization of any circular DNA. It is used to prevent recircularization of any circular DNA. इसका क्या मतलब हुआ कि आप देखिए डीएनए या तो लीनियर होता है या सर्कुलर। प्रोकैरियोट में सर्कुलर है, यूकैरियोट में लीनियर है, ठीक है। अब कभी जैसे सर्कुलर रिंग की तरह डीएनए होता है, अगर हमने उसको एक जगह से कट कर दिया तो कट करते ही वो खुल जाता है, वो लीनियर हो जाता है। सर्कुलर डीएनए बिकम लीनियर, ठीक है। लेकिन होता क्या है कि ये लीनियर हो जाता है, लेकिन इसके एक एंड पर फॉस्फेट और एक एंड पर क्या रहता है, शुगर का OH ग्रुप। तो ये शुगर और फॉस्फेट वापस बॉन्ड बना करके फिर से भी सर्कुलर हो सकते हैं। तो सर्कुलर डीएनए में वापस सर्कुलर होने की टेंडेंसी होती है। नाउ अगर हम किसी सर्कुलर डीएनए को परमानेंटली लीनियर बनाना चाहते हैं, उसका रीसर्कुलराइजेशन रोकना चाहते हैं, तब हम एल्कलाइन फॉस्फेटेज यूज करेंगे। तो इसका यूज क्या है, प्रिवेंटिंग रीसर्कुलराइजेशन ऑफ सर्कुलर डीएनए। सर्कुलर डीएनए रीसर्कुलर क्यों हो रहा है, क्योंकि एक तरफ फॉस्फेट एक तरफ OH। जैसे ये देखिए एक डायग्राम बना रखा है, एक सर्कुलर डीएनए है, हमने यहाँ से इसको कट किया तो ये लीनियर हो गया। देखिए एक 3rd एंड आ गया, एक 5 एंड आ गया। 3rd एंड पर OH शुगर का और 5 एंड पर फॉस्फेट। अब ऐसे अगर ये रहेगा तो ये फॉस्फेट और ये OH फिर से एक एस्टर बॉन्ड बना के फिर से सर्कुलर हो जाएंगे। कभी कभी हमें एक्सपेरिमेंट में सर्कुलर डीएनए को परमानेंटली लीनियर करना पड़ता है, तभी ये काम आएगा। तो ऐसे केस में जब हमें रीसर्कुलराइजेशन प्रिवेंट करना है तो क्या करें, हम इस एंजाइम को यूज करेंगे। वो क्या करेगा, इस 5th एंड से ये फॉस्फेट हटा देगा। ये फॉस्फेट हटा दिया तो देखो 3rd एंड पर तो OH हो गया, ये फॉस्फेट हटाने के बाद इधर भी क्या बच जाएगा, OH। अब ये OH ये नहीं जुड़ते हैं और इसलिए अब ये डीएनए लीनियर ही रहेगा, ठीक है। तो एल्कलाइन फॉस्फेटेज का काम और उसका स्पेसिफिक यूज, फंक्शन क्या है, इट रिमूव्स फॉस्फेट ग्रुप फ्रॉम 5th एंड। बस 5th एंड से फॉस्फेट हटाता है। कहाँ यूज करोगे, जब कभी सर्कुलर डीएनए का रीसर्कुलराइजेशन प्रिवेंट करना हो, प्रिवेंटिंग रीसर्कुलराइजेशन ऑफ एनी सर्कुलर डीएनए। इस तरह से ये फॉस्फेट ग्रुप हटा करके इसको लीनियर बना। तो सर्कुलर डीएनए को परमानेंटली लीनियर बनाने में ये एंजाइम यूज होता है, एल्कलाइन फॉस्फेटेज। कभी कभार स्पेसिफिकली यूज होता है, कभी कभी पूछ लिया जाता है। तो ये तो मैंने एंजाइम की आपको 5 कैटेगरी बताई। सबसे पहले लाइजिंग एंजाइम, देन क्लीविंग एंजाइम, देन सिंथेसाइजिंग एंजाइम, जॉइनिंग एंजाइम एंड अदर एंजाइम में एल्कलाइन फॉस्फेटेज। तो एंजाइम्स कौन कौन से हैं, मोटे तौर पर ये पता होना चाहिए, उनके नाम, एंजाइम्स के एग्जाम्पल। अब इन सब में से जो एंजाइम सबसे इंपॉर्टेंट है इनमें, जिसकी बदौलत ये टेक्नोलॉजी बन पाई, वो है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। अब ये तो मैंने एक आउटलाइन बता दी कौन कौन से एंजाइम है। अब इसमें हम आगे केवल रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस पर बात करेंगे। एनसीईआरटी भी उसी को डिटेल करती है। तो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस क्या है और कैसे काम करता है। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम, वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट एंजाइम फॉर दिस रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्निक। बहुत इंपॉर्टेंट एंजाइम माना जाता है इस पूरी टेक्नोलॉजी में, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम। ये करता क्या है, इट कट्स डीएनए। ये डीएनए कट करता है, ये जैसा कि हमने बताया क्लीविंग एंजाइम। और ये डीएनए को 2 तरह से कट करता है, या तो ओब्लिक यानी कि तिरछा, या बिल्कुल सीधा, ठीक है। कट्स डीएनए आइदर ऑब्लिकली और स्ट्रेट एट अ स्पेसिफिक साइट।
एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक साइट पर डीएनए को कट करेगा, ऑब्लिक या स्ट्रेट, और जिस साइट पर कट करेगा उसको क्या बोलेंगे, रेस्ट्रिक्शन साइट। रेस्ट्रिक्शन साइट डीएनए में वो जगह है जहां पर रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस डीएनए को कट करता है। इसके बारे में थोड़ा बहुत मैंने डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में भी बताया है, ये पहले भी आ चुका है थोड़ा बहुत, लेकिन हम इसको यहाँ डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। सो ऑब्लिक कट भी हो सकता है, स्ट्रेट, अलग अलग तरह के रेस्ट्रिक्शन एंजाइम में साइट स्पेसिफिक होते हैं और साइट को हम रेस्ट्रिक्शन साइट कहते हैं, ठीक है। दीज एंजाइम्स, इस तरह के रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय स्मिथ, और जो पहला एंजाइम डिस्कवर हुआ उसका नाम कई बार पूछा जा चुका है। फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम वाज हिंद सेकंड एंजाइम, ठीक है। ये चीज आप अच्छी तरह से ध्यान रखें, फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम हिंद सेकंड, ठीक है। और ये एक बैक्टीरिया से ऑब्टेन किया गया, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी बैक्टीरिया। हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी बैक्टीरिया से हिंद सेकंड एंजाइम सबसे पहले डिस्कवर हुआ, स्मिथ ने डिस्कवर किया था पहला एंजाइम। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन ये आया, फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम वाज हिंद सेकंड, इट वाज ऑब्टेन फ्रॉम हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी। साइंटिस्ट का नाम तो इतना नहीं पूछा जाता, लेकिन एंजाइम का नाम, बैक्टीरिया का नाम जरूर आता है। ये तो पहला एंजाइम था, उसके बाद धीरे धीरे बैक्टीरिया में से और भी एंजाइम्स हमें मिलते रहे। एक और बड़ा पॉपुलर एंजाइम है जो इसके बाद डिस्कवर हुआ, लेटर ऑन, 3 साइंटिस्ट हैं, स्मिथ, नाथन्स एंड आर्बर। स्मिथ, नाथन्स एंड आर्बर, they discovered EcoR1 enzyme from E. coli bacteria, EcoR1, another very popular enzyme, EcoR1 enzyme। ये E. coli जो बड़ा एक कॉमन बैक्टीरिया है, E. coli बैक्टीरिया से EcoR1 एंजाइम डिस्कवर किया गया। हमें एनसीईआरटी में तो EcoR1 को ही ज्यादातर डिस्क्राइब किया हुआ मिलेगा, ठीक है। हिंद सेकंड फर्स्ट जरूर है, लेकिन ज्यादा पॉपुलर एंजाइम इसको माना जाता है और अक्सर इसी पर क्वेश्चन बनता है, इसका पर डिस्क्रिप्शन ज्यादा मिलता है। खैर ये तो शुरुआत के एंजाइम थे, उस तरह से बाद में और भी एंजाइम डिस्कवर हुए हैं। और अब तक अगर हम एनसीईआरटी का फिगर देखें तो सो फार मोर देन 900 डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम हैव बीन डिस्कवर्ड फ्रॉम 230 स्ट्रेन्स ऑफ बैक्टीरिया। ये एनसीईआरटी का फिगर है कि अब तक करीब 900 से ज्यादा रेस्ट्रिक्शन एंजाइम मिल चुके हैं 230 स्ट्रेन्स ऑफ बैक्टीरिया से। स्ट्रेन का मतलब होता है स्पेशल वैरायटी, जैसे हम कहते हैं जीनस और स्पीशीज। अब स्पीशीज के अंदर फिर सब स्पीशीज और वैरायटीज होती हैं, तो माइक्रोब्स में, बैक्टीरिया में वैरायटीज को स्ट्रेन भी बोलते हैं। तो 230 वैरायटी ऑफ बैक्टीरिया से 900 से ज्यादा एंजाइम, मतलब एक एक बैक्टीरिया से एक से ज्यादा एंजाइम मिले हैं। और ये तो एनसीईआरटी का जो ये नंबर्स हैं ये बहुत पुराने हैं, 10-12 साल पुराने। अगर हम करंट सीन की बात करें तो अभी के अकॉर्डिंग तो 2000 से ज्यादा एंजाइम डिस्कवर हो चुके हैं, 2000 से भी ज्यादा रेस्ट्रिक्शन एंजाइम मिल चुके हैं आपको। लेकिन 900 ध्यान रखना, क्योंकि एनसीईआरटी ने यही लिखा है तो डायरेक्ट आ जाता कई बार। बाकी ये काफ़ी पुराना फिगर है, और अभी की बात करें तो 2000 से भी ज़्यादा एंजाइम मिल चुके हैं। लेकिन एक बड़ी खास बात देखो क्या है, नंबर ऑफ एंजाइम मैटर नहीं करता कि 900 है कि 2000 है, इट्स ओके। बट सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि जितने रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम मिले हैं सब के सब बैक्टीरिया से मिले हैं, प्रोकैरियोट से मिले हैं। बैक्टीरिया के अलावा ये कहीं और नहीं मिले, यूकैरियोट में आज तक नहीं मिला। ये बड़ी सरप्राइजिंग बात है और ये पूछ भी जाती है इसीलिए, ठीक है। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम्स आर ऑलवेज फाउंड इन बैक्टीरिया इन प्रोकैरियोट्स। ये बैक्टीरिया में मिले हैं, नेवर फाउंड इन यूकैरियोट्स, यूकैरियोट्स में नहीं मिले हैं। एनसीईआरटी में इस चैप्टर के पीछे जो बोर्ड पैटर्न के क्वेश्चन है उसमें पूछा भी है कि वेदर रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस फाउंड इन यूकैरियोट्स, इफ नॉट व्हाई, ठीक है। प्रोकैरियोट्स में मिलते हैं, यूकैरियोट्स में नहीं मिलते हैं, आज तक नहीं मिले हैं। जितने मिले सब बैक्टीरिया से मिले, अच्छी तरह से ध्यान रखें। अब फिर बात ये आती है कि भाई ये यूकैरियोट्स में तो है नहीं, प्रोकैरियोट्स में ही है, तो आखिर ये वहाँ क्यों है? व्हाट इज द रोल ऑफ दिस एंजाइम इन बैक्टीरिया? बैक्टीरिया आखिर डीएनए कट करने वाले इतने स्पेसिफिक एंजाइम को अपने साइटोप्लाज्म में क्यों लेके बैठा है? आखिर बैक्टीरिया में इनका फंक्शन क्या है? तो इस एंजाइम को हम बायोटेक में कैसे यूज कर रहे हैं, ये तो हमारा यूज है, एप्लीकेशन है, लेकिन इस एंजाइम का नेचुरल रोल क्या है, इसका फंक्शन क्या है, ये भी समझना पड़ेगा। तो जब हमने बैक्टीरिया पर ये वर्कआउट किया तो मालूम चला कि रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम बैक्टीरिया के डिफेंस सिस्टम का पार्ट है, ठीक है। इट इज द पार्ट ऑफ डिफेंस सिस्टम ऑफ बैक्टीरिया। और डिफेंस कैसे? ये बैक्टीरिया को बाहर से आने वाले डीएनए से बचाता है। अब याद कीजिए ट्रांसडक्शन, याद कीजिए हर्शेन चेज एक्सपेरिमेंट। हम देखते हैं कि जो बैक्टीरियोफेज वायरस होता है, बैक्टीरियोफेज इज अ वायरस, बैक्टीरियोफेज वायरस बैक्टीरिया पर पैरासिटिक होता है, और वो वायरस आके बैक्टीरिया पर बैठता है और अपना डीएनए बैक्टीरिया में इंसर्ट कर देता है।
फिर ये डीएनए बैक्टीरिया के अंदर जाकर बहुत सारे वायरस बनाता है और पूरी बैक्टीरिया की सेल को ब्रेक करके बाहर आ जाता है, बैक्टीरिया खत्म। तो बैक्टीरिया अपने आप को वायरस के अटैक से बचाने के लिए इनको रखते हैं कि जैसे वायरस अपना डीएनए बैक्टीरिया में इंसर्ट करता है तो ये क्या करते हैं, बैक्टीरिया के पास में रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है, ये उस वायरस के डीएनए के टुकड़े करके खत्म कर देते हैं। ठीक है, तो बैक्टीरिया इन एंजाइम को वायरस के डीएनए से बचने से, वायरस के इन्फेक्शन से बचने के लिए रखता है। तो व्हाट इज द यूज ऑफ दिस वन? सो ध्यान रखिए, दीज एंजाइम्स आर द पार्ट ऑफ डिफेंस सिस्टम ऑफ बैक्टीरिया। ठीक है, ये बैक्टीरिया के डिफेंस सिस्टम का पार्ट एंड प्रोटेक्ट द बैक्टीरियम फ्रॉम एक्सटर्नल वायरल डीएनए। एक्सटर्नल वायरल डीएनए से ही प्रोटेक्ट करते हैं, बैक्टीरिया के डिफेंस सिस्टम का पार्ट। ठीक है, तो एंजाइम बैक्टीरिया का इस एंजाइम को रखने के पीछे रीजन है, और आप देखिए इसका नाम रेस्ट्रिक्शन इसीलिए रखा है, बिकॉज दीज एंजाइम, ध्यान से सुनिएगा, बिकॉज दीज एंजाइम रेस्ट्रिक्ट द ग्रोथ ऑफ वायरस इन बैक्टीरिया, दे आर कॉल्ड रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम। ये वायरस की ग्रोथ को बैक्टीरिया में रेस्ट्रिक्ट करते हैं, क्योंकि वायरस को ग्रोथ को रेस्ट्रिक्ट करते हैं, इनको रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस कहते हैं। तो रेस्ट्रिक्शन का बेसिक मीनिंग यही है, क्यों इनको रेस्ट्रिक्शन कहा जाता है, वायरस को रेस्ट्रिक्ट करते हैं, बैक्टीरिया का डिफेंस सिस्टम का पार्ट है। चलिए, यहाँ तक बात जब समझ में आती है तो फिर एक जेन्युइन सा क्वेश्चन दिमाग में आना चाहिए कि चलो बैक्टीरिया इनको अपने प्रोटेक्शन के लिए रखता है, लेकिन हम तो ये भी जानते हैं कि बैक्टीरिया का खुद का डीएनए भी तो साइटोप्लाज्म में ही है, वहाँ तो कोई न्यूक्लियस है ही नहीं। तो बैक्टीरिया का जो एक सर्कुलर डीएनए होता है वो भी साइटोप्लाज्म में, और डीएनए कट करने वाली एंजाइम भी साइटोप्लाज्म में है। तो जेन्युइन सी बात आती है कि ये वायरस के डीएनए को तो कट करेंगे, अच्छी बात है, लेकिन ये बैक्टीरिया के खुद के डीएनए को कभी नहीं काटते। ये एंजाइम तो बैक्टीरिया के डीएनए को भी तो काट लेने चाहिए। ठीक है, अब ये आता है कि भाई आपने कहा कि एंजाइम तो रेस्ट्रिक्शन साइट पे, स्पेसिफिक साइट पे कट करते हैं, बैक्टीरिया के डीएनए में भी वो सारी रेस्ट्रिक्शन साइट होती है जहां ये एंजाइम काट सकते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि ये एंजाइम बैक्टीरिया के खुद के डीएनए को नहीं काटते और वायरस बाहर से आने वाले डीएनए को कट करते। तो आखिर ये कैसे होता है, कैसे बैक्टीरिया अपने आप के डीएनए को इन एंजाइम से बचाता है? क्योंकि एंजाइम थोड़ी देखते हैं, इनको तो डीएनए काटने से मतलब है, चाहे किसी का भी हो। और ये बात बैक्टीरिया भी जानता था कि अगर हम इनको रखेंगे तो एक तो ये कि कहीं अपने खुद के डीएनए को ना काट ले, तो इसका इंतजाम भी बैक्टीरिया करता है। ठीक है, जो हमारा डिफेंस मैकेनिज्म होता है वो इसी तरह का होता है कि एक तो हमारा अपन अपनी इंटरनल चीज़ों को भी प्रोटेक्ट करता है और बाहर से आने वाले से भी प्रोटेक्ट करते हैं। ठीक है, तो बैक्टीरिया ने क्या किया, बैक्टीरिया को पता है कि ये एंजाइम बहुत स्पेसिफिक है, जब इसको डीएनए में इसकी रेस्ट्रिक्शन साइट दिखेगी वहीं काटेगा, अगर साइट नहीं दिखती तो नहीं काटता है। इसको रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस को आप डीएनए पर छोड़ दो, पूरे डीएनए पर घूमता है, जहाँ इसको रेस्ट्रिक्शन साइट मिलेगी वहीं कट करेगा। एनसीईआरटी में एक बड़ी अच्छी लाइन लिखी है कि इट इंस्पेक्ट ओवर द एंटायर लेंथ ऑफ डीएनए, मतलब डीएनए की पूरी लेंथ का इंस्पेक्शन करता है। एंड व्हेन इट ऑब्जर्व इट्स साइट इट विल बाइंड हियर एंड कट इट, जब साइट मिलेगी तो ही बाइंड करके कट करेगा, नहीं तो नहीं करता। तो बैक्टीरिया क्या करता है, उसके अपने डीएनए में जहाँ जहाँ रेस्ट्रिक्शन साइट है वहाँ पर केमिकल मॉडिफिकेशन कर देता है, और वहाँ जो न्यूक्लियोटाइड है उनका मिथाइलेशन कर देता है, मिथाइल ग्रुप अटैच कर देता है डीएनए में। मिथाइलेशन करने से और मिथाइल ग्रुप की कवरिंग से ये एंजाइम बैक्टीरिया के डीएनए में रेस्ट्रिक्शन साइट पहचान नहीं पाते। ठीक है, और जब ये रेस्ट्रिक्शन साइट नहीं पहचानते तो कट भी नहीं करते। तो इस तरह से बैक्टीरिया अपने डीएनए का मिथाइलेशन कर देता है, जिससे कि इन एंजाइम से खुद का डीएनए बचा लेता है। मिथाइलेशन का ये काम मिथाइलेज नाम के एंजाइम से होता है, मिथाइलेज एंजाइम से। ठीक है, तो ये एक खास बात आपको और ध्यान रखनी है कि दीज एंजाइम्स नेवर कट्स द डीएनए ऑफ इट्स ओन बैक्टीरिया। ठीक है, ये कभी भी अपने बैक्टीरिया के डीएनए को कट नहीं करते, बिकॉज बैक्टीरिया मॉडिफाई द रेस्ट्रिक्शन साइट्स ऑफ इट्स डीएनए बाय मिथाइलेशन एंड इट इज डन बाय एन एंजाइम मिथाइलेज। तो मिथाइलेज एंजाइम से अपने डीएनए का मिथाइलेशन करवा देता है और इस तरह से अपने डीएनए को बचा लेता है। समझ में आ गई बात? तो मिथाइलेशन होता है। अच्छा, वैसे ध्यान रखना, थोड़ा आगे की बातें हैं। मिथाइलेज एंजाइम और रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम बहुत मिलते जुलते एंजाइम है, बहुत सिमिलर से एंजाइम है। कई साइंटिस्ट का मानना है कि एक ही बेसिक एंजाइम के दो अलग अलग फॉर्म है। आप देखो, दोनों एंजाइम काम भी तो एक ही जगह करते हैं, एक ही साइट पर रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस कट करता है और मिथाइलेज उसी साइट पर मिथाइल ग्रुप जोड़ता है। इनके फंक्शन अलग अलग हैं, वर्किंग प्लेस भी सेम है। डीएनए में एक ही साइट पर दोनों काम करते हैं, एक मिथाइल ग्रुप जोड़ता है और दूसरा डीएनए को कट करता है। ठीक है,
तो मिथाइलेज एंजाइम से बैक्टीरिया अपने डीएनए में मिथाइलेशन कर देता है, जिससे कि रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के खुद के डीएनए को डिस्ट्रॉय नहीं करता, और बैक्टीरिया के अंदर आराम से रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम भी रहता है और डीएनए भी रहता है, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं आती, मिथाइलेशन हो जाता है। ठीक है, ये पूरा एक बैक्टीरिया का डिफेंस सिस्टम है। इसको आरएमएस सिस्टम बोला गया है। आरएमएस सिस्टम का मतलब रेस्ट्रिक्शन मिथाइलेशन सिस्टम। ठीक है, कि आने वाले डीएनए का तो रेस्ट्रिक्शन, उसकी कटिंग, और अपने डीएनए का मिथाइलेशन। तो हमेशा जो डिफेंस मैकेनिज्म दो तरफा होते हैं। जैसे हमारे अंदर भी एक एंटीजन एंटीबॉडी सिस्टम है इम्यूनिटी का, तो हम अपने ही प्रोटीन के अगेंस्ट या अपने ही एंटीजन के अगेंस्ट कभी भी एंटीबॉडी नहीं बनाते, और कोई गलती से बना देता है तो उसको ऑटो इम्यून कहा जाता है, और वो बड़ा हार्मफुल होता है। बाहर से आने वालों के एंटीजन के अगेंस्ट हमारी बॉडी में एंटीबॉडी बनती है, ये डिफेंस मैकेनिज्म है। ठीक है, तो अब यूकैरियोट में तो खैर ये होता नहीं है। ये बैक्टीरिया का डिफेंस मैकेनिज्म है, आरएमएस सिस्टम भी कहते हैं। ठीक है, अब कोई पूछे यूकैरियोट्स में क्यों नहीं है, तो यूकैरियोट्स के अंदर डिफेंस के दूसरे मैकेनिज्म है, जैसे एंटीजन एंटीबॉडी वाले मैकेनिज्म है, वहाँ ये रेस्ट्रिक्शन मैकेनिज्म नहीं है। और हर एक सेल का, हर एक ऑर्गेनिज्म का अपना अपना तरीका है। तो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम का जब फंक्शन पूछा जाए, ये क्वेश्चंस हैं दो तरह के। व्हाट इज द यूज ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम, तो हम बायोटेक में क्या यूज कर रहे हैं वो अलग बात है, हम इसको जीन निकालने में यूज करेंगे। लेकिन व्हाट इज द फंक्शन ऑफ दिस एंजाइम, तो फंक्शन में ये नहीं लिखना है कि बायोटेक में हमने जीन निकाला, ये फंक्शन नहीं है, ये इसका एप्लीकेशन है। फंक्शन क्या है, प्रोटेक्शन, बैक्टीरिया का वायरल डीएनए से प्रोटेक्शन, डिफेंस मैकेनिज्म, ये इसका नेचुरल फंक्शन है। तो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम जो कि सिर्फ बैक्टीरिया में मिले हैं, ठीक है, यूकैरियोट्स में नहीं मिले हैं, बैक्टीरिया के अंदर भी उसके डिफेंस सिस्टम का पार्ट है, और बैक्टीरिया इनको भी रखता है और अपने डीएनए को मिथाइलेट करके प्रोटेक्ट कर लेता है। ठीक है, इस रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम के मिलने के बाद ही जो है हमारा अपना ये काम हो पाया। इनको मॉलिक्यूलर सीजर भी कहा जाता है। अब थोड़ा सा हम इनके कटिंग पैटर्न को भी देख लेते हैं। रेस्ट्रिक्शन साइट क्या है, ये कट कैसे करते हैं। तो रेस्ट्रिक्शन साइट क्या है, इट इज 4 बेस पे, ज़्यादा बड़ी नहीं होती है, 4, 6 और 8 बेस पेयर लॉन्ग पैलिंड्रोमिक डीएनए सीक्वेंस। रेस्ट्रिक्शन साइट हमेशा पैलिंड्रोमिक डीएनए होता है। अब पैलिंड्रोम क्या है, मैं डीएनए के साथ में बता चुका हूँ। पैलिंड्रोमिक डीएनए क्या है, ऐसा डीएनए सेगमेंट जो 5 to 3 एक पर्टिकुलर कोई भी डायरेक्शन ले लें, दोनों स्ट्रैंड पर सेम आता हो, जो दोनों स्ट्रैंड पर सेम सीक्वेंस रखे, कि 5 to 3 एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में रीड करने पर जो सीक्वेंस इस स्ट्रैंड पर आ रही है वो इसी पर है। डायरेक्शन सेम रखना है, 5 to 3 रख रहे हो तो 5 to 3, 3 to 5 तो 3 to 5। ठीक है, उसको पैलिंड्रोम कहते हैं, उल्टा सीधा एक समान कहते हैं। हालांकि वर्ड में तो हम उसी को रिपीट करते हैं, डीएनए में उल्टा सीधा का मतलब है कि जो एक स्ट्रैंड पर लिखा है 5 to 3 वही दूसरे स्ट्रैंड पर भी 5 to 3 होगा, इसको पैलिंड्रोम कहते हैं। तो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम हमेशा पैलिंड्रोम पर कट करते हैं। ठीक है, पैलिंड्रोम भी हजारों तरह के, और हर रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम का पैलिंड्रोम भी अलग अलग है, सबकी अपनी अपनी साइट फिक्स है। 4 बेस पेयर, 6 बेस पेयर, 8 बेस पेयर से ज्यादा बड़ा नहीं होता है। और पैलिंड्रोम देखो कहीं भी आ सकते हैं, बीच में डीएनए में रैंडमली जाते हैं, और हर एंजाइम अपना अपना पैलिंड्रोम पहचान के वहीं पर ही कट करेगा। ठीक है, ईच रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम हैव इट्स स्पेसिफिक साइट। तो ये साइट स्पेसिफिक होते हैं। तो रेस्ट्रिक्शन साइट क्या है, पैलिंड्रोमिक डीएनए है। कितना बड़ा, 4 बेस पेयर, 6 बेस पेयर, एट द मोस्ट 8 बेस पेयर, बस। और ये पैलिंड्रोम पर कट करेंगे, चाहे ओब्लिक कट करें चाहे स्ट्रेट कट करें, दो तरह से कटिंग होती है, वो भी बताएंगे। ठीक है, और हर एंजाइम का पैलिंड्रोम भी डिफरेंट, ऐसा नहीं कि कोई सा भी एंजाइम किसी भी पैलिंड्रोम पर कट कर दे, नहीं, ये बहुत स्पेसिफिक होते हैं। तो इनके रेस्ट्रिक्शन साइट पैलिंड्रोमिक डीएनए से बनती है। अब ये कटिंग कैसे करते हैं, देखिए इनकी मोड ऑफ कटिंग, कट करने का इनका तरीका कैसे। मोड ऑफ कटिंग 2 है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि या तो ये ऑब्लिक कट करेंगे और या फिर ये स्ट्रेट कट करेंगे, तिरछा काटेंगे या सीधा काटेंगे। एनसीईआरटी की लैंग्वेज में अगर बात करें तो ऑब्लिक को एनसीईआरटी ने कैसे लिखा है, कट्स डीएनए नियर टू द सेंटर ऑफ पैलिंड्रोम। पैलिंड्रोम जो उनकी साइट है उसके सेंटर के आसपास काटेंगे तो ऑब्लिक कटेगा, और अगर बिल्कुल सेंटर पर काटेंगे तो बिल्कुल स्ट्रेट कटेगा। कट्स डीएनए एट द सेंटर ऑफ पैलिंड्रोम, बिल्कुल पैलिंड्रोम के सेंटर में काटेंगे तो सीधा सीधा कटेगा, सेंटर के आसपास कट करेंगे तो ऑब्लिक कटेगा। ठीक है, जब ऑब्लिक कट होता है तो इससे जो 2 टुकड़े मिलेंगे डीएनए के, तो प्रोड्यूसेस फ्री और स्टिकी एंड्स। इसमें डीएनए के कुछ एक्स्ट्रा एंड निकले हुए रहेंगे, फ्री एंड्स होते हैं, अभी बताते हैं। और अगर स्ट्रेट कट सीधा सीधा होगा तो इट विल हैव ब्लंट एंड,
तो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस अपने कटिंग के अकॉर्डिंग दो तरह के हैं, स्टिकी एंड स्टाइल, ब्लंट एंड स्टाइल। ऑब्लिक काटेंगे तो स्टिकी एंड, सीधा काटेंगे ब्लंट एंड। इनमें से भी स्टिकी एंड वाले ज्यादा यूज होते हैं, एनसीईआरटी ने ब्लंट एंड वालों को तो बताया ही नहीं। अब देखो कैसे, इसका हम एक एग्जांपल लेते हैं। ऑब्लिक कट का एक एंजाइम है इको R1, जो नाम मैंने पहले भी बताया था। इको R1 एंजाइम डीएनए में एक पर्टिकुलर 6 बेस पेयर के पैलिंड्रोम पर कट करता है, GAATTC। देखिए GAATTC 5 to 3 डायरेक्शन में ये, तो इसके सामने वाले स्ट्रैंड पर 5 to 3 में क्या आएगा, देखो इसका कॉम्प्लीमेंट्री लिखेंगे तो GAATTC। तो देखो ये पैलिंड्रोम दिख रहा है पूरा, और इस पैलिंड्रोम में अब डीएनए में कहीं पर भी अगर ये पैलिंड्रोम आता है GAATTC, ठीक है, तो यहीं पर ही इको R1 कट करेगा, बाकी और जगह नहीं। और इसमें भी कहां पर, वो जगह भी फिक्स है, ये हमेशा G और A के बीच में, ये एरो जो लग रहा है इधर और इधर, यहां कट करेगा। तो G और A के बीच में कट करेगा, तो यही चीज आपको इस स्टैंड पर भी चाहिए, तो वो इधर मिलेगी। तो देखो ये सेंटर तो कहाँ आ रहा है, यहाँ बीच में आ रहा है, सेंटर से इधर और सेंटर से इधर, सेंटर के आसपास कटिंग हो रही। तो GAATTC रेस्ट्रिक्शन साइट है, उसमें G और A के बीच में कट करेगा। कोई मुझे बता सकता है कि यहाँ पर कौन सा बॉन्ड कट हुआ? G और A को कट करने का मतलब कौन सा बॉन्ड? फॉस्फोएस्टर बॉन्ड। एस्टर बॉन्ड कट होगा, इधर भी कटा, इधर भी। देखो एक तो यहाँ कटा और यहाँ कटा, तो देखो ये कैसे अलग होगा। अब ये अलग कैसे हुआ, देखो ये यहाँ से कटा, देखो ये यूं कटेगा, तो यहाँ तो रह गया ये G, ठीक है, और इधर ये यहाँ कटा तो CTTAA ये हो गया, ठीक है, और इधर ये यहाँ से ये अलग हो गया AATTC और ये C। मतलब ये यहाँ तक तो ये दोनों स्ट्रैंड बराबर चल रहे हैं, ठीक है, यहाँ तक तो दोनों स्ट्रैंड बराबर है। फिर ये एक्स्ट्रा हिस्सा निकला हुआ इतना सा, इधर भी ये दो स्ट्रैंड बराबर और ये पार्ट एक्स्ट्रा निकला हुआ। तो ये जो एक्स्ट्रा पार्ट निकला हुआ है यही कहलाता है फ्री एंड। जब आप किसी डीएनए को, ये डबल स्ट्रैंड को तिरछा काटोगे, तो ऑब्वियसली बात है ऐसे काटोगे तो क्या होगा, एक हिस्सा छोटा और एक हिस्सा बड़ा होगा, इधर ये वाला बड़ा होगा और ये छोटा होगा। तो ये कुछ एक्स्ट्रा हिस्सा निकला हुआ रहेगा, ठीक है, ऑब्लिक कट करने पर। तो ये जो एक्स्ट्रा निकला हुआ है इसी को हम फ्री एंड कहते हैं। ये स्टिकी एंड भी कहलाते हैं। खास बात देखो, जो एक्स्ट्रा निकला हुआ है यहाँ क्या है TTAA, उधर क्या है AATT, मतलब इसका फ्री एंड और इसका फ्री एंड दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं, इसलिए इनको स्टिकी कहते हैं। कि अगर आप इन दोनों डीएनए टुकड़ों को वापस पास लाओ, तो ये जो एक्स्ट्रा एंड हैं, एक्स्ट्रा जो सिरे हैं, ये कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, तो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग से पेयरिंग कर जाते हैं, तो इनकी पेयरिंग इजी होती है, ये दोनों एक दूसरे में फिट हो जाएंगे। इसीलिए तो ऑब्लिक कट वाले एंजाइम लिए जाते हैं कि इनके जो ये फ्री एंड रहेंगे, इन फ्री एंड से इनको दोबारा जोड़ना बहुत ईजी हो जाएगा, ठीक है, इनको दोबारा जोड़ना ईजी हो जाता है फ्री एंड की वजह से। तो इसीलिए ये स्टिकी एंड ऑब्लिक कट वाले एंजाइम ज़्यादा यूज होंगे, सेम पोजीशन पर कट होंगे। और इक्वल लाइन की तो साइड भी अच्छे से ध्यान रखना, पूछी जाती है, एनसीईआरटी ने इसी को डिस्कस किया, ठीक है। G और A के बीच के एस्टर बॉन्ड को कट किया गया और इस तरह से फ्री एंड आए। फ्री एंड्स को स्टिकी एंड भी कहते हैं, क्योंकि ये फ्री एंड एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, तो बाद में कभी भी जोड़ने में इनको ईजी रहेगा। जब आप इनको पास लाओगे तो फ्री एंड कौन से बॉन्ड से एक बार को जुड़ जाएंगे, तो ये फ्री एंड इनमें क्या पेयरिंग हो जाएगी, मतलब हाइड्रोजन बॉन्डिंग। लेकिन जो ये एस्टर बॉन्ड कटा था, ये एस्टर बॉन्ड तो वापस लाइगेज से जुड़ेगा, लाइगेज जुड़ता है। आप इनको पास लाओगे तो ज़्यादा से ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग से इनके फ्री एंड अटक जाएंगे, उसके बाद आप लाइगेज से जोड़ दो, ठीक है, अगर जोड़ना है तो। कटिंग ऑब्लिक कट इस तरह से होगा। एक और होता है स्ट्रेट कट, जो बिल्कुल सेंटर पर होता है, इससे बनते हैं ब्लंट एंड। जैसे एक एंजाइम है SMA1 एंजाइम, SMA SMA1, ठीक है। अब इसकी जो रेस्ट्रिक्शन साइट है ये भी पैलिंड्रोम है, देखो CCCGGG 5 to 3, तो इधर 5 to 3 में CCCGGG, एक ही डायरेक्शन में दोनों स्ट्रैंड पर सेम सीक्वेंस, ये भी पैलिंड्रोम है 6 बेस पेयर का। लेकिन ये G और C के बीच में कट करता है, एरो दिख रहा है, तो आप देखो ये और ये दोनों एरो इसके, तो ये तो बिल्कुल सीधा सीधा कटेगा, तो यूं एस सच स्ट्रेट कट हो जाएगा। ये एक एंड अलग हो गया, ये अलग हो गया, इसमें कोई फ्री एंड नहीं है, ये सारे के सारे ब्लंट एंड बनते हैं, कुछ भी निकला हुआ नहीं है, ब्लंट एंड होगा। ब्लंट एंड वाले भी यूज किए जा सकते हैं, हालांकि इनको जोड़ने का फिर तरीका अलग रहता है जो अपने सिलेबस में नहीं है, और इसलिए एनसीईआरटी ने ब्लंट एंड वाले को दिखाया नहीं है। बट रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम दो तरह से डीएनए कट करते हैं, ऑब्लिक कट, स्ट्रेट कट। ऑब्लिक कट से फ्री एंड बनेंगे, स्टिकी एंड है क्योंकि वो कॉम्प्लीमेंट्री फ्री एंड बनते हैं, और ये जो बनेंगे ये क्या होंगे, ब्लंट एंड बनेंगे।
दोनों का एक एक एग्जांपल दिया है, इको R1 एंजाइम एंड SMA1 एंजाइम, और इनके रेस्ट्रिक्शन साइट भी याद रखिएगा, GAATTC, और इधर भी इसकी जो है CCC GGG। ठीक है, तो ये तो मैंने आपको उनकी कटिंग के तरीके बताए, डीएनए को किस तरह से कट करते हैं। तो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम क्या हैं, कहाँ से ऑब्टेन हुए, बैक्टीरिया में इनका क्या रोल है, इनकी रेस्ट्रिक्शन साइट कौन सी होती है जिसको हम पैलिंड्रोम कह रहे हैं। ठीक है, और रेस्ट्रिक्शन साइट पर ये कट कैसे करते हैं, ऑब्लिक या स्ट्रेट, यहाँ तक की बातें हमने पढ़ी। अब फाइनली रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस में लास्ट में एक और चीज़, और वो है उनका नोमेनक्लेचर। क्योंकि मैंने जब भी नाम लिख रहा हूँ मैं रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के, तो बड़े अजीब से नाम है, इको R1, हिंद सेकेंड, SMA1, जो भी नाम आ रहे हैं। ठीक है, तो आखिर रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के ये नाम कैसे दिए गए, तो इसके नोमेनक्लेचर का एक प्रॉपर सिस्टम बना रखा है, और उस पर भी अच्छे खासे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का नोमेनक्लेचर ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम। अब रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के नाम का जो सिस्टम बना है, उनके नाम में दो चीजें होती हैं। सबसे पहले 3 या 4 तो लेटर होंगे, और लास्ट में एक रोमन नंबर जरूर होगा। ठीक है, द नेम ऑफ ईच रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम कंसिस्ट ऑफ 3 to 4 letters and a Roman number। ये हमेशा होगा। ये लेटर कहाँ से लेने हैं और नंबर का क्या मतलब है, हमें ये ध्यान रखना है। तो एक तो इनमें 3 to 4 लेटर्स हैं, और दूसरा इसके अंदर रोमन नंबर है, ये इनके नाम में होते हैं। मिनिमम 3 लेटर तो होंगी, ज़्यादा से ज़्यादा 4 भी हो सकते। 3 लेटर में से जो इनका फर्स्ट लेटर है, जिस बैक्टीरिया से आपको ये एंजाइम मिला है उसके जीनस के नाम का फर्स्ट लेटर लेना है। तो फर्स्ट लेटर ऑफ एंजाइम नेम इज द फर्स्ट लेटर ऑफ बैक्टीरियल जीनस, इट इज द फर्स्ट लेटर ऑफ बैक्टीरियल जीनस। जीनस के नाम से फर्स्ट लेटर लेना है, वो इसका फर्स्ट लेटर। उसके बाद में सेकेंड एंड थर्ड लेटर, अगले 2 लेटर, सेकेंड एंड थर्ड एंजाइम के नाम के सेकेंड एंड थर्ड लेटर, ये बैक्टीरिया की स्पीशीज के पहले 2 लेटर हैं। तो बैक्टीरिया के जीनस का हमें 1 लेटर लेना फर्स्ट, ठीक है, और स्पीशीज के 2 लेटर उठाने। बैक्टीरियल स्पीशीज के फर्स्ट और सेकेंड लेटर को इसका सेकेंड और थर्ड लेटर बनाएंगे। इस तरह से ये 3 लेटर तो होने ही होने। जिस बैक्टीरिया से एंजाइम मिला है उसी से इसका नाम रख रहे हैं। जीनस के नाम का 1 लेटर और स्पीशीज के नाम के 2 लेटर लेकर के इसके 3 लेटर बन जाएंगे। और एक लास्ट में और है 4th लेटर। 4th लेटर इतना असेंशियल नहीं है, कई बार ये होता है, कई बार नहीं भी होता है। जैसा कि मैंने आपको बताया, बैक्टीरिया में कुछ स्पेशल वेराइटीज होती हैं जिनको स्ट्रेन कहते हैं। तो अगर मान लो जिस बैक्टीरिया से आपको एंजाइम मिल रहा है उसका कोई पर्टिकुलर स्पेसिफिक स्ट्रेन है, तो आप उस स्ट्रेन का भी 1 लेटर ले सकते हो। तो 4th लेटर जो होता है, इट इज फ्रॉम द स्ट्रेन ऑफ बैक्टीरिया। तो स्ट्रेन कई बार होता है, नहीं भी हो सकता है, तो पर्टिकुलर स्ट्रेन का भी 1 लेटर ले सकते हैं। स्ट्रेन मतलब वही बैक्टीरियल वेराइटी। ओके, तो 3 लेटर या 4 लेटर कैसे अरेंज हो रहे हैं? फर्स्ट लेटर फ्रॉम जीनस, second and third letter from the first 2 letter of bacterial species, and the 4th letter is from strain, which may not be there, which may be there, and the last one is the Roman number। Roman number क्या indicate करता है? यहाँ बड़े लोग confuse होते हैं। Roman number indicates the sequence of isolation of enzyme from bacteria। ये एंजाइम का बैक्टीरिया से आइसोलेट करने की सीक्वेंस इंडिकेट करता है। एक्चुअली क्या है, देखो, एक एक बैक्टीरिया के अंदर 1 से ज्यादा रेस्ट्रिक्शन एंजाइम हो सकते हैं। तो ऐसे में जो एंजाइम सबसे पहले हमने प्योर फॉर्म में आइसोलेट किया, आइसोलेट करने का मतलब बैक्टीरिया से बाहर निकालना, तो जिस एंजाइम को सबसे पहले निकाला उसके नाम के आगे फर्स्ट, ठीक है, जो सेकंड नंबर पे आया सेकंड, थर्ड नंबर पे थर्ड। मतलब ये बैक्टीरिया से एंजाइम के आइसोलेशन के सीक्वेंस से प्योर फॉर्म में सेपरेट करने की सीक्वेंस। कई लोग इसको कंफ्यूज कर जाते हैं डिस्कवरी से, कि जो सबसे पहले डिस्कवर हुआ उसको फर्स्ट, बाद में डिस्कवर हुआ सेकंड। गलत, इसलिए मैंने लिखा भी है, इट इज नॉट द सीक्वेंस ऑफ डिस्कवरी। ये एंजाइम के डिस्कवरी की सीक्वेंस नहीं है, इस बात को ध्यान रखना। डिस्कवर करना अलग चीज है और आइसोलेट करना अलग चीज है। कभी कभी क्या होता है, एंजाइम डिस्कवर तो हो जाता है लेकिन साइंटिस्ट उसको सेल से बाहर प्योर फॉर्म में नहीं सेपरेट करता, तो आइसोलेट नहीं हुआ। और हमारी नंबरिंग आइसोलेशन से, भले डिस्कवरी कभी भी हुई हो। जैसे एक एग्जांपल देखिए, एक एंजाइम है हिंद सेकेंड, है ना, हिंद सेकेंड। तो हिंद सेकेंड, और हम कह रहे हैं ये पहला एंजाइम डिस्कवर हुआ है। जो फर्स्ट डिस्कवर्ड एंजाइम है हिंद सेकेंड, उसके नाम में भी सेकेंड है। कौन से बैक्टीरिया से आया था? हीमोफिलस इन्फ्लुएंजाe।
एक्चुअली क्या है, स्मिथ ने इसको डिस्कवर तो सबसे पहले कर लिया था, लेकिन उस समय उन्होंने इसको आइसोलेट नहीं किया। आइसोलेट बहुत बाद में, करीब 5 साल बाद जाकर किया। और इस जो पहला एंजाइम डिस्कवर हुआ था, इसका आइसोलेशन लेट हुआ है, और उसी बैक्टीरिया से उससे पहले एक दूसरा एंजाइम आइसोलेट हो गया। तो आइसोलेशन की सीक्वेंस, अब हिंद में 3 एंजाइम, हिंद फर्स्ट, हिंद सेकंड, हिंद थर्ड। तो जो हिंद फर्स्ट है वो डिस्कवर लेट हुआ है, लेकिन आइसोलेट पहले हो गया, डिस्कवरी के साथ ही आइसोलेट कर लिया। और जो हिंद सेकंड है वो डिस्कवर तो बहुत पहले हो गया था, लेकिन उसका आइसोलेशन लेट हुआ, तो इसलिए वो नंबर में सेकंड आया। तो हिंद सेकंड देने का मतलब यही है कि भले वो फर्स्ट डिस्कवर्ड है, क्योंकि ये नंबर हमारा आइसोलेशन की सीक्वेंस है, तो आइसोलेशन की सीक्वेंस वो सेकंड नंबर पे आ रहा है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है कि ये सीक्वेंस ऑफ आइसोलेशन है, इट इज नॉट द सीक्वेंस ऑफ डिस्कवरी। ये डिस्कवरी की सीक्वेंस नहीं है। ठीक है, बार बार कंफ्यूज नहीं हो, छोटी छोटी बातें जो पूछी जाती हैं। अब एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे हम इको R1 पर बार बार काम कर रहे हैं, इको R1 एंजाइम का नाम कैसे बना। तो देखिए, इको R1 एंजाइम, ये जो एंजाइम है पूरा, ये जो एंजाइम है इको R1 एंजाइम इज ऑब्टेन फ्रॉम बैक्टीरिया ई कोलाई RY13। हम लोग नॉर्मली कह देते हैं ई कोलाई, लेकिन ये बैक्टीरिया का पूरा नाम है ई कोलाई RY13। एक्चुअली ई कोलाई के अंदर बहुत अलग अलग तरह की वैरायटी है, तो ये एक पर्टिकुलर वैरायटी है RY13 जो है, ये उसके स्ट्रेन का नाम है। ठीक है, एरिस्टेशिया कोलाई RY13, और ऐसे ई कोलाई में और भी स्ट्रेन होते हैं। तो RY13 उसका स्ट्रेन है। ये ऐसा ई कोलाई है जिसमें एक प्लाज्मिड है, रेजिस्टिविटी जीन वाला। प्लाज्मिड में एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन होते हैं, वो वाला ई कोलाई है। R4 रेजिस्टिविटी है ये RY13। तो इससे एक एंजाइम मिला था, इसका नाम इको R1 दिया गया। ये लाइन जो है एम्स में भी पूछी जा चुकी है, AIPMT में पूछी जा चुकी है। ई कोलाई इको R1 ऑब्टेन फ्रॉम, एम्स में तो ये आया था ई कोलाई R13, ई कोलाई RX13, RY13। तो पूरा नाम ध्यान रखना है, ई कोलाई RY13। ठीक है, ई कोलाई RY13। अब नाम कैसे डिराइव हुआ, देखिए जीनस कौन सा है। अब इसका इको R1 का जो ये फर्स्ट लेटर है ई, ये किससे आया, बैक्टीरियल जीनस एरिस्टेशिया से। उसके बाद अगले जो 2 लेटर हैं, ये दोनों इको, ये बैक्टीरियल स्पीशीज हैं कोलाई के, तो ये बन गया इको। आर क्या आ गया, बैक्टीरियल स्ट्रेन RY13 से आर ले लिया, तो बना इको आर। और ये रोमन नंबर जो है, ये आइसोलेशन की सीक्वेंस है कि फर्स्ट आइसोलेशन इको R1। समझ में आ गई बात। अब देखिए, जब तक बैक्टीरिया यही है तब तक आगे के लेटर चेंज नहीं होंगे। मान लो इसी बैक्टीरिया से कोई दूसरा एंजाइम डिस्कवर हो, तो अब दूसरा एंजाइम आइसोलेट हो, तो उसको क्या नाम देंगे, इको R2। तो खाली रोमन नंबर बदलते हैं। अगर बैक्टीरिया सेम है तो बस केवल नंबर चेंज होंगे, जो फर्स्ट आइसोलेट हुआ वो फर्स्ट, फिर सेकेंड, फिर थर्ड, इस तरह से। तो इको R1 के बाद इको R2 भी मिला है, इको R3 भी मिला है। जैसे हिंद फर्स्ट, हिंद सेकेंड, हिंद थर्ड। अच्छा, ये हिंद नाम जो है, ये कोई हिंदुस्तान की वजह से नहीं कि अपने को बड़ा प्राउड हो रहा हो। हिंद कैसे बना, बैक्टीरिया का नाम क्या है इसका, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी। तो हीमोफिलस से ले लिया H, पहला लेटर लेना है। इन्फ्लुएंजी का IN ले लिया। ठीक है, और D जो है, जैसे इसमें R है वैरायटी, वहां D जो है वो वैरायटी से आया है, उसका पूरा नाम नहीं बताया मैंने, उसकी वैरायटी भी होती है। तो वो D जो है वो उसकी वैरायटी से आया, तो वो हिंद बन गया। उसमें से जो पहला एंजाइम आइसोलेट हुआ हिंद फर्स्ट, सेकंड वाले को हिंद सेकंड, हिंद थर्ड। और जो हिंद सेकंड है उसकी डिस्कवरी बहुत पहले हो गई थी, फर्स्ट डिस्कवर्ड एंजाइम, बट उस समय वो आइसोलेट नहीं हुआ था। ठीक है ना। तो नॉमेनक्लेचर कैसे करना है ये ध्यान रखना है। ठीक है, कौन कौन सा लेटर कहाँ से आएगा, किस तरह से पूरा नाम बनेगा, ये ध्यान रखना है। इको R1 को तो अच्छी तरह से ध्यान रखना है, इसका बैक्टीरिया का नाम ध्यान रखना है, कैसे इसका नाम दिया है, पूछा जा चुका है। इको R1 में CO का क्या मीनिंग है, ये आया हुआ है AIPMT के एग्जाम में। CO जो है उसकी स्पीशीज कोलाई है। ठीक है, इको R1 के इस बैक्टीरिया का नाम पूछा गया है। इको R1 की साइट पूछी गई है GAATTC। ठीक है, इसका जो साइट है GAATTC, ये एक स्ट्रैंड है, दूसरे स्ट्रैंड पर फिर रिवर्स हो जाएगा, ये GAATT और C, इस तरह से ये होगी। और ये कहाँ कट करता है, G और A के बीच में कट करता है, ये भी ध्यान रखना। ये छोटी छोटी बातें हैं जो पूछी जाती हैं। ठीक है, ये इसकी रेस्ट्रिक्शन साइट है।
तो ओवरऑल रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम क्या है, मतलब हमने ये टूल्स वाला पार्ट पढ़ा। टूल्स में भी पहला पार्ट एंजाइम। पहले तो हमने एंजाइम की कैटेगरी बताई, 5 कैटेगरी हो गई, लाइजिंग एंजाइम, क्लीविंग एंजाइम, सिंथेसाइजिंग एंजाइम, जॉइनिंग एंजाइम एंड अदर एंजाइम्स। उनमें तो बस ये किस किस काम आते हैं और उनके एंजाइम के नाम याद रखने हैं। फिर उसके बाद हम मेनली रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम ध्यान रखना है। और रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम जो है वो क्या है, कैसे डिस्कवर हुआ, कहाँ से डिस्कवर हुआ, उसका फंक्शन क्या है, उसका रेस्ट्रिक्शन साइट क्या होती है, उसका मोड ऑफ कटिंग, उसका नॉमेनक्लेचर, ये सारी बातें। ठीक है, तो ये जो इस पूरे चैप्टर में रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एक बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है। और हर साल एक नए क्वेश्चन तो इसी सेगमेंट रेस्ट्रिक्शन एंजाइम में से, इस चैप्टर में से जितने क्वेश्चन आते हैं उसमें से एक आध तो इसमें से आना ही आना। एनसीईआरटी की अगर मैं बात करूं, जैसा हमने पिछली बार भी देखा था, एनसीईआरटी में अगर हम इस चैप्टर को देखें तो एनसीईआरटी में ये जो है शुरुआत का इंट्रोडक्शन मैंने आपको पढ़ के बताया था कोहेन एंड बोयर का। और ये इनिशियल इंट्रोडक्शन के बाद पेज नंबर 195 पर आपको ये मिलेगा टूल्स ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्निक, पेज नंबर 195। ये टूल्स हैं और इसमें सीधा सीधा पहला टूल दिया रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। इन्होंने सीधा रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस डिस्कस किया है, किस तरह से 1963 में ये डिस्कवर हुआ, हिंद सेकेंड। उसके बाद में ये जो है क्या क्या काम करता है, क्या जनरल बातें दे रखी, इसका नॉमेनक्लेचर, ये 900 एंजाइम, नॉमेनक्लेचर कैसे देना है, फर्स्ट लेटर, सेकंड लेटर, ये सारी बातें लिख रखी। तो इसको आप पढ़ लीजिएगा, बहुत इजी वे में लिखा है। तो ये रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के बारे में दे रखा है, यहाँ भी आगे वही दे रखा है, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम। ये एंजाइम काम में बहुत स्पेसिफिक है, पूरे डीएनए पर मूव करते हैं, अपनी रेस्ट्रिक्शन साइट पर कट करेंगे, शुगर फॉस्फेट बैकबोन का एस्टर बॉन्ड कट करेंगे। एवरीथिंग इज बीइंग रिटन हियर आल्सो। ठीक है, ये डायग्राम भी बना रखा है, ये केवल कट करने का जी वही इको R1 का है। ये डायग्राम वैसे हम आगे प्रोसीजर में ज़्यादा अच्छे से यूज़ करेंगे। ये डायग्राम प्रोसीजर का है जो ये एंजाइम के साथ बना रखा है, आप देख सकते हैं इसको भी। उसके बाद जनरल बातें लिखी रेस्ट्रिक्शन साइट को लेकर के, और उसके बाद जो ये कट हुआ है इसके फ्री एंड स्टिकी होते हैं, लाइगेज की हेल्प से वापस जोड़े भी जा सकते हैं, वो जनरल बातें लिखी। तो ये जो सारा है पेज नंबर 195, पेज नंबर 196 और पेज नंबर 197 पर भी ये थोड़ा बहुत पार्ट है। अब ये डायग्राम जो दिया है ये तो हम आगे पढ़ेंगे सारा। ये डायग्राम दोनों प्रोसीजर में काम आएंगे, लेकिन आगे बना रखे हैं। मैंने कहा इस चैप्टर में कुछ चीज़ आगे पीछे हो रही है, हम अपने अकॉर्डिंग उसको थोड़ा अरेंज कर लेंगे। तो जो कंटेंट लिखा है वो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस को एक्सप्लेन कर रहा है, वो आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो ये तो हमारा टूल्स का पहला सेगमेंट हुआ, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंड एंजाइम्स। अब अगला पार्ट है वेक्टर डीएनए और बाकी के और टूल्स, आगे कंटिन्यू करेंगे।